हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में आप वीडियो को शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल का प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे पहले जो है इस चैनल पर जो है बिहार एसएससी के लिए साइंस कराया गया था, लगभग 170 सेट कराया गया था। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि जीवों को निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उसके पोषण प्राप्त करता है, यानी कि कौन सा जीव का समूह है जो कि देखिए अन्य जीव है चाहे पौधा है उस पर वो जाता है, ठीक है, वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है लेकिन उस पर उसको जो है ना मारता नहीं है, ठीक ना। तो ये कौन है, देखिए इन्होंने दिया है जू। जू क्या होता है, ढीला जो फरता है माथा में, देखिए इसको फर गया ढीला, तो ये क्या हो गया, तो जू। जू क्या करता है, ये आपके सर में, तो ये अपना भोजन ग्रहण करता है आपके सर से और ये आपको मारता नहीं है। तो सही बात है। फीता कृमि जो है, फीता कृमि, ये भी जो है पेट में रहता है, जोंक भी रहता है, तो ये भी नहीं मारता। अमरबेल जो होता है, ये पेड़ पौधे पर अमरबेल होता है, गुजरलत्ती जिसको कहते हैं, तो ये भी नहीं किसी को मारता है, लेकिन वो उसी के माध्यम से है, जो जीव पर जो पौधा पर रहता है उसी के माध्यम से इसका भी भोजन होता है, ठीक। तो यही हमको पूछा है, तो यही युग्म तो सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए फीता कृमि तो ये नहीं करता, लेकिन ये शेर, देखिए शेर क्या करता है, आपको शेर देखा तो आपको छोड़ देगा, जहाँ आपको देखेगा शेर तो आपको छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, ठीक है, चल गया। क्या अमरपेल, आर्किड, ईस्ट, मशरूम, ये सब नहीं होगा। देखिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाए। देखिए कोई पदार्थ है, ठीक ना, तो वो पदार्थ क्या होगा, अभिक्रिया जब हुआ तो उस अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, वो पदार्थ अपने अंदर वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, ठीक। ऑक्सीजन वो ग्रहण किया, जिनको उसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई, जिनको ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुआ मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। और जो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को ग्रहण करता है मतलब उसको कहा जाता है कि इसका जो है ऑक्सीकृत हुआ है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग, मतलब इसका ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ऑक्सीकृत हुआ है, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीकरण जो होता है यानी कि ऑक्सीडाइजेशन, ये और एक अवकरण होता है, तो इसमें देख लेते हैं हम, ठीक ना। तो क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है, देखिए ऑक्सीकरण जब होगा कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसमें देखिए ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी, ठीक ना, और जो अवकरण होगा उसमें ऑक्सीजन की संख्या घटेगी, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण जब अभिक्रिया होगा ऑक्सीकरण तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या आपको घटेगी, ठीक ना, और अवकरण में क्या होगी, तो इसमें हाइड्रोजन संख्या बढ़ेगी, ठीक। अब देखिए संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए ऑक्सीडेशन होगा यानी कि ऑक्सीकरण होगा तो उसमें संयोजकता क्या होगी, बढ़ेगी, और अवकरण होगा तो उसमें संयोजकता क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑक्सीकरण में, तो ये आपको त्याग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है, और अवकरण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीकरण में, तो ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में वृद्धि होती है, और अवकरण में क्या होता है, तो कमी आती है, ठीक। यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण से जितना भी संबंधित रिलेटेड पॉइंट था सारा को हम यहाँ आपको डिस्कस कर दे, ठीक है। सारा जो है आपको याद रहना चाहिए, ठीक, क्योंकि देखिए बार बार जो है किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है, इसके एम पर आपतित होती है और यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र सी से आते हुए प्रतीत होती है, तो नई क्रांति के चिन्ह पराठी के पालन करते हुए पीसी क्या होगा, ठीक। देखिए क्या करा है, एक प्रकाश किरण है जो कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक। देखिए उत्तल दर्पण है, ये किसी ना किसी एक वृत्त का ये भाग है, ठीक नहीं, किसी न किसी गोला का भाग है। देखिए क्या होता है, तो ये जो है जिस गोला का ये त्रिज्या होता है तो यही इसका क्या होता है, आपको वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि ये गोला का जो केंद्र बिंदु होता है यानी कि सी से इसको डिनोट किया जाता है। और देखिए इसको जब आगे खींचेंगे तो ये क्या होगा, अब देखिए ये जो है आपको कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक नहीं, 20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा आता है, तो मान लेते हैं फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक नहीं, यहाँ है। तो अब देखिए क्या हुआ, और एक बिंदु एम पर आपतित होती है, क्योंकि क्या होता है एक प्रकाश किरण है, ठीक, ये आया बिंदु, ये है आपको एम, इसको हम एम मान लेते हैं, इस बिंदु पर जो है दर्पण के जो है परावर्तक सतह
ये क्या है, इस साइड कलेक्ट किया हुआ है, तो इस साइड आपको परावर्तक सटा, परावर्तक सटा यहाँ पर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जब परावर्तित ये होता है तो ये पुनः कहता है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आपतित होती है और यह समान पथ में अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, कि इसी पर वो आया और इसी पर जो है ये चला गया। यानी कि देखिए पहले ये आया यहाँ, अब पुनः देखिए फिर इस पर ये चला गया, वापस इसी पथ पर ये चला गया। देखिए जब इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये मिलता हुआ ऐसे प्रतीत होगा, ठीक है। आप देखिए होती है और यह समान पथों से चलता है और इसके वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। और ये देखिए वक्रता केंद्र सी जो है यहाँ से आते हुए ये किरण जो है प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो इन क्रांतिकीय चिन्ह परिपाटी को पालन करते हुए पी सी डैश क्या होगा, इनकी पी क्या है, ये पोल है, अब पी और सी ये दोनों क्या होगा, देखिए पी और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया ही है तो 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होगा, ये प्लस में हो गया माइनस में हो गया। देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो ये आपको उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है आपको, तो ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में होता है आपको क्या होता है, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी 1 सेंटीमीटर लंबे वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण बनाते हैं, ये क्या है आपको उत्तल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का आपको ये मुख्य अक्ष है और ये बीच में आपको ये एक ऑप्टिकल पॉइंट है। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, ये क्या है इसका फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, कितना है फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर, इसको हम एफ मान लेते हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर, इधर भी एफ हो जाएगा जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक नहीं F2 हो गया, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसका मतलब क्या है, फोकस के परे इधर कहीं पर भी रख दिया है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ही रखा है, ये आपको 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। और ये इस जो है वस्तु है इसका ऊंचाई कितना है, तो ये आपको 1 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है रखता है, रखता है। तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, हमको निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ हमको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं यू का वैल्यू हमको दिया है, यानी कि जो होता है लेंस से या चाहे दर्पण से वस्तु की दूरी होता है उसको यू कहते हैं, तो यू कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर। देखिए ये किस साइड है, तो ये बायां साइड है, तो इसमें माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको फोकस दूरी भी दे दिया एफ बराबर, तो एफ देखिए क्या है, तो ये उत्तल लेंस है, तो देखिए उत्तल लेंस में एफ क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी कि प्लस में ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको भी पहले निकालते हैं, देखिए v बराबर, देखिए दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/v माइनस 1/u, सॉरी दर्पण सूत्र नहीं, ये लेंस सूत्र हुआ, ठीक है। लेंस सूत्र में क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो 1/f होता है, यहाँ हमसे 1/v का वैल्यू निकालना है, तो 1/v हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/f माइनस, यानी ई पार साथ ई पार आने का प्लस हो जाएगा, प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f का वैल्यू 8 है, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 1/u का वैल्यू अब कितना हो जाएगा -12 सेंटीमीटर, ठीक, तो -12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको जब हम एलसीएम लेते हैं नीचे में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8 से 8 दिया 24, तो ऊपर में 3 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, देखिए दोनों के माइनस बीच में साइन आएगा, और देखिए 12 दूनी 24, यानी -2 आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा, तो आपको 1/24 आ जाएगा, आपको 1/v का वैल्यू, ठीक। जब 1/v का वैल्यू 1/24 आया, तो v का वैल्यू जब इसको इस पार पलटेंगे तो उस पार ही पलट देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको 24 सेंटीमीटर। जब देखिए हमको v 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, तो यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। आवर्धन क्षमता सबसे पहले हम निकालेंगे इसके लिए, देखिए आवर्धन क्षमता होता है आपको m, आवर्धन क्षमता देखिए ऊपर निकाल देते हैं, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, तो देखिए लेंस है, तो लेंस में होता है v/u, और यही किसके बराबर होता है, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा कि प्रतिबिंब का कितना ऊंचा प्रतिबिंब बना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कितना ऊंचा वस्तु रखा गया, ठीक है। अब देखिए हमको v मालूम है कितना 24 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 24 बटा u भी हमको मालूम है 12 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में हम लेकिन है ये -12 सेंटीमीटर बराबर हाइट ऑफ इमेज देखिए आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ही प्रश्न में, सॉरी हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ इमेज ही रखते हैं, लेकिन देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 12 से कटेगा 2 बार 12 24, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इजकल टू कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 कम 2 यानी कि
2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यानी कि ये इमेज का हाइट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। और ये माइनस साइन क्या दर्शा रहा है कि वस्तु जो है ना आपको उल्टा बना है, ठीक है। यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बना है और ये 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का ऊंचाई है, ठीक। तो हमसे प्रतिबिंब का ऊंचाई सिर्फ पूछा है तो 2 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें किस विधि का प्रयोग करते हैं। हमको क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या करता है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर को हमको बढ़ाना है, विभवांतर के परिणाम को हमको बढ़ाना है। तो उसके लिए हमको करना क्या क्या होगा, हम इसको देखते हैं। देखिए पहला कहा है इसमें कथन कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है। जब हम फेरों की संख्या, देखिए यहाँ पर देखिए कुंडली जैसे यहाँ पर लपटा हुआ है, ठीक है, इसमें फेरा की संख्या भी कम है। इसको जब और घना हम फेरा कर देंगे तो क्या होगा, तो इसमें जो आपको विभवांतर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर सही है। 2 नंबर में कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करेंगे, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है जितना प्रबल होगा उतना अधिक न आपको विभवांतर लाएगा, ठीक। तो ये भी सही है, ठीक। तो यानी 2 भी सही है। 3 नंबर कहा है कि कुंडली के तार के प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध जब हम इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ और हीट बनने लगा, विभवांतर कहाँ से बनेगा, ये तो गलत हो गया। यानी कि 1 और 2 आपको सिर्फ सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में इसका कूट दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम, देखिए अमाशय जो है इसमें कौन सा एंजाइम बनता है जो कि आपको प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। देखिए अमाशय में जो है ये आपको कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन। पेप्सिन ये क्या करता है आपको, तो अमाशय में ये प्रोटीन का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का ये पाचन करता है तो पेप्सिन, तो यहाँ हमसे यही बात पूछा है कि प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन है, तो पेप्सिन होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए HCl क्या होता है, तो HCl देखिए जब जठर रसित से निकलता है तो उसमें क्या होता है, अमाशय में जो आपको HCl निकलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध अगर 0.5 ओम है और समान पदार्थ से निर्मित एक समान लंबाई L और 2 एम्पियर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो क्या करा है कि L लंबाई है, कोई भी तार उसका लंबाई L है और एक अनुप्रस्थ काट A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो उसका प्रतिरोध क्या है, तो आपको 0.5। देखिए R बराबर क्या होता है, फॉर्मूला प्रतिरोध बराबर R बराबर रो L बाय ए होता है, ठीक ना। और इसी का मान देखिए इसका लंबाई भी L ही है और ए क्या अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, यहाँ भी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है और रो क्या है, तो इसका प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपको, तो 0.5 ओम आपको दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा है कि समान पदार्थ लेते हैं, पदार्थ समान ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका रो सेम रहेगा, यानी कि प्रतिरोधकता क्या होगा, समान रहेगा। पदार्थ अगर पहले माना कि हम लिए थे तांबा का, तो ये भी तांबा ही है, तो पदार्थ का प्रकृति सेम रहेगा, तो पदार्थ का प्रकृति सेम रहेगा यानी कि रो सेम रहेगा। और लेकिन लंबाई क्या कर रहा है, तो समान लंबाई भी समान ले रहे हैं, तो यानी L लंबाई का ही ले रहे हैं और 2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला एक तार का प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, देखिए नया प्रतिरोध यानी कि R नया क्या हो जाएगा, देखिए रो तो रो ही रहेगा। अब देखिए L भी समान लिए हैं तो L ही रह जाएगा, लेकिन एरिया कितना ले लिए तो हम 2A ले लिए, ठीक है। आप देखिए इतना, देखिए रो L बाय ए जो है इतना दूर को हम क्या R कह सकते हैं और ये R का वैल्यू 0.5 ओम है। तो देखिए क्या हो जाएगा, R नया बराबर, तो टोटल का वैल्यू है 0.5, तो 0.5 बटा 2 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.25 ओम इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो नया तार लिए हैं 2 अनुप्रस्थ काट वाला, उसका प्रतिरोध किया जाएगा तो 0.25 ओम हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है। एक अवतल दर्पण है हमारे पास, जिसकी दर्पण है जो कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया, ठीक है। देखिए एक गोला है, क्या है, एक गोला है। क्वेश्चन में ही कहा है कि एक गोला है, एक गोला है, एक अवतल दर्पण जो कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के भाग से बनाया गया। ये गोला है, इसका त्रिज्या क्या है, तो 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी के भाग को जब हम आधा यहाँ से काट लेंगे, इस साइड को काट के हटा देंगे इस साइड को, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपको अवतल दर्पण बन जाएगा। तो ये अवतल दर्पण कैसा बनेगा देख लेते हैं, साइड में लिख करके देखिए, ये ऐसा अवतल दर्पण ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आप जब देखिए तो इसका क्या है, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 16 सेंटीमीटर जो है तो इसका मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या हो जाता है, ठीक है ना। ये तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या यहाँ तक,
ठीक है। अब बीच में फोकस हो जाएगा, इसका आधा पर फोकस होता है, ठीक है। गोली के पृष्ठ के एक भाग बनाया गया और इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से डैश की दूरी पर होगा, यानी कि मुख्य फोकस के बारे में पूछा है। ये जो है एफ, यानी कि ध्रुव ये हो गया पोल, इससे कितना दूरी पर होगा, तो दूरी पर कितना होगा, देखिए मुख्य फोकस जो होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। यानी कि एफ बराबर क्या होता है, तो c/2 होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या होता है, सॉरी सी नहीं, इसको r से डिनोट किया जाता है वक्रता त्रिज्या को, तो r/2 होता है, ठीक है। तो r हमको दे दिया है 16 सेंटीमीटर, आप बटा 2 हम लिख देंगे कितना हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको क्या निकला, तो यानी हमसे क्या पूछा था, इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से, देखिए मुख्य फोकस आपको ये बिंदु है और ये ध्रुव से कितना दूरी पर है, तो ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये तो फोकस दूरी हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेड नाइट्रेट को गर्म किया, देखिए लेड नाइट्रेट क्या हुआ, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको हम हीट करते हैं, यानी कि इस पर जब हम इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग का रहस्यमयी गैस बनता है, क्या बना है, लेड ऑक्साइड, यानी कि PbO लेड ऑक्साइड। उसके बाद देखिए क्या बना है, तो ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग का रहस्यमयी बना है, तो क्या रहस्यमयी बना है, भूरे रंग का, ये जो है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये आपको भूरे रंग का होता है, क्या, तो NO2 जो होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इसका कलर क्या होता है, तो भूरा रंग का। इसी के बारे में कहा है कि एक जो है आपको भूरे रंग का रहस्यमयी गैस बनता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, तो ये क्या है, तो ये रहस्यमयी गैस कौन सा है, तो क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सही है, गलत कथन को हमको चुनना है। उत्सर्जन के बारे में बोला है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, पहला है ए नंबर में कहा है कि उत्सर्जन का तात्पर्य है कि शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। सही बात है कि उत्सर्जन होगा तो उसमें क्या होता है, शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बना है उसको बाहर निकाला जाता है, तो ये सही है। बी नंबर कहा है कि पौधे अवशिष्ट उत्पादकों का उत्सर्जन करते हैं। सही बात है, पौधा जो है उसमें जो अवशिष्ट उत्पादक बना उसको तो उत्सर्जन करता ही है, और किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं। सही बात है, ये उत्सर्जन करता है लेकिन ये धीमी गति से करता है, तो ये भी सही है। सी नंबर का है कि पौधों में उसके जो है अवशिष्ट उत्पादन के निष्कासन के लिए एक विशिष्ट अंग होते हैं। विशिष्ट अंग कुछ विशेष अंग नहीं इसमें नहीं होता है, ठीक ना, तो ये गलत दिया हुआ है, विशिष्ट अंग नहीं होता है, यानी कि कोई स्पेशल अंग बढ़िया से संरचनात्मक तरीका से ये नहीं होता है, ठीक, तो ये गलत है। अब देखिए डी नंबर का है कि पौधे जो है अवशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। सही बात है, पौधा कम मात्रा में करते हैं, तो ये सही है। हमसे क्या पूछा था, गलत कथन, तो गलत कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है, कि निर्जलन अभिकर्मक किसको मानेंगे, तो यह आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक नहीं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है आपको H2SO4, इसको क्या माना जाता है, तो निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है, ठीक। और इसे क्या कहा जाता है, तो ये रसायनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, तो रसायनों का राजा भी जो है इसी को कहा जाता है, किसको, H2SO4 को, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ही, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में से कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा, यानी कि आधे युग्मक में, देखिए आधे युग्मक में कौन होगा, तो ये जो है आपको आधा युग्मक में बोला है, तो आधे युग्म में क्या हो जाएगा, तो आपको देखिए 22 + x हो जाएगा, ठीक ना, तब ना 23 फूटेगा, नहीं 22 + x होगा, या तो 22 + y होगा, ठीक ना, नर वाले में बोला है, तो नर में या तो 22 + x होगा या तो 22 + y होगा। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में 22 + x ही दिया हुआ है, तो 22 + x हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जिसका होता है ऑप्शन में भी जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि नर में क्या होता है, तो ये 22 गुणसूत्र होता है, उसके बाद देखिए नर में जो है आपको प्लस जो होता है एक गुणसूत्र XY का, तब टोटल 23 जोड़ा पुड़ता है, ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF प्रणाली जो होता है, IVF प्रणाली, इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस पर किया। देखिए IVF प्रणाली में क्या होता है, देखिए जिसको शिशु नहीं होता है, जिसको बच्चा नहीं होता है, जिस कपल को जो है आपको बच्चा नहीं होता है, ठीक ना, बच्चा नहीं होता है, तो उसको क्या किया जाता है, देखिए IVF के माध्यम से उसको बच्चा होता है, ठीक ना, तो IVF के माध्यम से जो उसको बच्चा कराया जाता है, तो कैसे किया जाता है, देखिए उसमें क्या कहा जाता है, तो आपको इसमें जो है एक फिलोपियन, ऐसे देखिए निषेचन समानता जो होता है आपको शरीर में निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में, ठीक ना, तो फिलोपियन ट्यूब में जब कोई खराबी चली आती है, चाहे जो शुक्राणु में कोई गड़बड़ी आ जाती है जो कि फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो बाहर में ही उसको निषेचन किया जाता है, ठीक ना, उसके लिए क्या किया जाता है, तो एक आपको लिया जाता है ट्यूब,
एक ये आपको ट्यूब ले लिए और इसमें क्या किया जाता है, देखिए कोई एक मेल बॉडी है, एक फीमेल बॉडी, ठीक है। दोनों से क्या कहता है, मेल से क्या करता है, आपको शुक्राणु ले लिया जाता है, मेल से शुक्राणु, और फीमेल से आपको अंडाणु लिया जाता है, यानी कि अंडाणु ले लिया जाता है। दोनों को जो यहाँ पर निषेचन करा दिया जाता है, निषेचन करा करके यहाँ से आपको युग्मनज बना दिया जाता है। तो निषेचन का युग्मनज जब बन गया तो ये आपको पुनः गर्भाशय में इसको डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही किया जाता है। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि शुक्राणु और डिंब को बाह्य निषेचन, यानी क्या हुआ, ये परखनली में एक ट्यूब ले लिया है परखनली, तो इसमें जो है इसका निषेचन हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मैंडलिप के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। मैंडलिप जो आवर्त सारणी दिया था, यानी कि पहला आवर्त सारणी किसने बनाया था अगर पूछेगा, तो पहला आवर्त सारणी तो ये आपको मैंडलिप ने ही बनाया था। किसने बनाया था, तो मैंडलिप ने। और ये जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर था, बढ़ते क्रम पे था, ठीक। देखिए कथन को देखते हैं, कौन सा विशेषता नहीं हमसे पूछा है। पहला का है कि उन्होंने तत्वों के समूहों और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया था। सही है, उन्होंने तत्व के समूह और आवर्त दोनों बनाया था। तो समूह उस टाइम जो मैंडलिप बनाए थे, तो उसमें समूह यानी कि समूह क्या था, तो कितना था, तो 9 बनाए थे। समूह कितना था, यानी कि वर्ग जिसको कहते हैं, वो था 9 गो समूह, यानी कि वर्ग था 9 गो और आवर्त था आपको 7 गो, आवर्त 7 को बनाए थे, तो ये सही है। बीम का है कि वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सके थे जिनकी खोज बाद में हुई थी, ठीक है। उन्होंने जब मैंडलिप जब आवर्त सारणी बनाए थे तो एक साइड जो है न पूरा तत्व के लिए जगह छोड़ दिए थे। किसके लिए, तो अक्रिया गैस के लिए, क्योंकि अक्रिया गैस उस टाइम खोज नहीं हुआ था, उसके लिए जगह छोड़ दिए थे, तो ये भी सही है। सी में कहा है कि उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था, यानी कि वो जो है तत्व को भौतिक और रासायनिक दोनों गुण व्यवस्थित किया था। तो सही है, ये दोनों गुण लगाया था, उसमें भौतिक भी गुण लगाया था, रासायनिक उसके भी आधार पर किया था। डी में कहा है कि समस्थानिकों को सही स्थिति, यही तो गलत दिया था, यही कारण तो ये उसका क्या है, तो दोष है, ठीक ना। मैंडलिप आवर्त सारणी का ये दोष है, तो ये क्या है, तो ये समस्थानिकों को सही स्थिति नहीं दिया था, ठीक ना। तो यही इसका गलत उत्तर है, यही इसका गलत दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये हमसे गलत ही पूछा है, तो ये विशेषता नहीं है, तो यही इसका विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं। देखिए अम्ल क्षारक सूचक क्या होता है, देखिए कोई भी पदार्थ है, चाहे कोई भी आपको विलयन है, वो अगर आपको अम्ल में जाएगा तो ये अम्ल में जाएगा तो वो कुछ दूसरा रंग प्रदर्शित करेगा, चाहे कुछ सुगंधित में परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी इससे क्या पता चलता है कि वो अम्ल है। और चाहे क्षार में जाता है तो वो उसका अलग रंग प्रदर्शित करेगा, चाहे कुछ करेगा, तो ये आपको ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जब देखिए फिनोप्थिलीन जो होता है, ये फिनोप्थिलीन जब आपको अम्लीय माध्यम में जाता है, यानी कि फिनोप्थिलीन जब ये देख लेते हैं फिनोप्थिलीन के बारे में, ये जब एसिड में जाता है, यानी कि जब ये एसिडीय माध्यम में रहता है तो फिनोप्सिलिन ये आपको रंगहीन रहता है। क्या रहता है, ये रंगहीन रहता है। उसके बाद जब ये बेस के माध्यम में जाता है, यानी कि ये क्षारीय माध्यम में जाता है, तो ये आपको गुलाबी कलर देता है, फिनोप्सिलिन गुलाबी कलर देता है। अब देखिए मेथिल ऑरेंज को देख लेते हैं, मेथिल ऑरेंज क्या करता है। देखिए मेथिल ऑरेंज क्या करता है, जब ये एसिड में जाता है तो एसिड वाला गुण में जाता है तो ये आपको लाल रंग का हो जाता है। और जब ये बेस में जाता है, यानी कि क्षार में जाता है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, तो पीला हो जाता है मेथिल ऑरेंज का, ठीक। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब देखिए उसी प्रकार आप लिटमस पेपर को लीजिए, क्या चीज़, तो लिटमस पेपर, ठीक। लिटमस पेपर क्या होता है, तो ये आपको एसिड में, लिटमस पेपर एसिड क्या करता है, एसिड में क्या करता है, तो ये आपको ब्लू अगर रहता है लिटमस पेपर तो ये ब्लू से रेड बना देता है, ठीक है। जब उसी प्रकार ब्लू से रेड बन गया, उसी प्रकार जब देखिए लिटमस पेपर को हम बेस में ले जाते हैं, इनके क्षारीय माध्यम में ले जाते हैं, तो ये आपको अगर रेड है तो ये इसको ब्लू बना देता है, ठीक ना। तो ये बनाता है, लेकिन ये जो स्टार्च पेपर जो है इस प्रकार का कोई काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अम्ल क्षार सूचक नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए लिटमस पेपर के बारे में जो है, एसिड में जाता है तो कैसा कलर होता है और क्षार में जाता है कैसा कलर होता है, इसके देखिए ट्रिक बनाया है। देखिए क्या होता है, देखिए ABR और BRB आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एस हो गया आपको एसिड, एसिड के माध्यम में जब लिटमस जाएगा तो ये क्या बना लेगा, ये ब्लू टू रेड बना लेगा, ब्लू टू
रेड बना लेगा, आर से रेड हो गया। उसी प्रकार देखिए जब बेस माध्यम में जाएगा लिटमस पेपर तो ये क्या करने लगा आपको, तो रेड से ये ब्लू में बदल जाएगा, ठीक ना। तो इस ट्रिक को से आपको ये आसानी से याद रहेगा, जो आप बार बार नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखते हैं, पहला कथन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। सही बात है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 ही होता है। 2 नंबर का है कि ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। सही बात है, ब्लीचिंग पाउडर जब हम इसको तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपको क्लोरीन गैस उत्पन्न करेगा। तो ये सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका उत्तर देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दोनों कथन सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी है, उस जो कि 6 वोल्ट के बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। तो 1 सेकंड बाद बैटरी द्वारा परिपथ में आपूर्ति की गई ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या करा है कि समांतर क्रम में आपको एक 10 ओम का प्रतिरोध है, देख लेते हैं इसको हम। तो पहला प्रतिरोध है ये 10 ओम का, कितना है ये 10 ओम का। अब देखिए दूसरा प्रतिरोध है, समांतर क्रम में है तो ऐसे जुटेगा, समांतर क्रम में है दूसरा प्रतिरोध, ये कितना है, तो ये आपको 20 ओम का प्रतिरोध है। और ये दोनों जो है आपको ए और बी के बीच में है। और ये कितना वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए बैटरी का टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है ये साइड, और ये है आपको निगेटिव टर्मिनल, ठीक ना। और ये कितना वोल्ट का बैटरी है, तो ये 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये ए बिंदु है और ये बे बिंदु है, ठीक है, ये आपको कहा है। तो समांतर क्रम में समझता है, तो 1 सेकंड के में बैटरी द्वारा परिपथ में आपूर्ति की गई ऊर्जा क्या होगी, ठीक ना, आपूर्ति की गई ऊर्जा। देखिए सबसे पहले हम इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखिए क्योंकि देखिए हम ऊर्जा बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए H बराबर I² RT होता है, ठीक ना। देखिए इसको हम ऐसे देखिए बिना आई निकाले हुए भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए आपको कौन सा है, तो ये आपको ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा R हम इसको लिख सकते हैं। तो यही I के जगह पर हम लिख सकते हैं इसको V बटा R, यानी कि स्क्वायर है तो V² बटा R² इंटू R इंटू टी इसको हम लिख सकते हैं। और जब देखिए यहाँ से एक R और ये R कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमको, तो V² R इंटू टी बच जाएगा। यहाँ देखिए आर हमको मालूम ही है, समय भी हमको मालूम ही है, तो यहाँ से हम हीट नहीं निकाल लेंगे। तो हीट का एक देखिए नया फार्मूला क्या बन गया, H बराबर V² बटा R इंटू टी, एक नया फार्मूला बन गया, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ आर दो अलग अलग 2 आर है, तो इसको हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो कौन सा क्रम है, तो ये आपको समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होता है आपको 1/R1, तो 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 3/20 आ जाएगा। तो यानी कि आर समतुल्य क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, तो ये आपको हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, क्योंकि ये है जो है आपको 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया है, इक्विवेलेंट का वैल्यू आया, और ये 20/3 हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमको निकाल लेंगे H का मान। ये हमको देखिए कुल ऊर्जा ही पूछा है, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, H बराबर तो V², V देखिए आप कितना है, तो 6 वोल्ट का बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो V² 6 के 36 बटा R का वैल्यू देखिए 20/3 हो जाएगा। तो 20 यहाँ चल जाएगा, 3 क्या चल जाएगा ऊपर, और टी आपको 1 सेकेंड लगा है, ठीक, 1 सेकेंड लगा। जब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए क्या होता है, तो 36 दिया 54, 36 कहीं कटे उटेगा तो काट देते हैं 10 और 2 से 18, 18 36, 18 दिया 54 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 54/10 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5.4 जूल। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा 5.4 जूल। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है, ठीक ना। परितंत्र में जो है आपको ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम को निरूपित करेगा। तो ये देखिए कौन है, देखिए सबसे पहले देखिए मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक। सूर्य के बाद देखिए सूर्य का प्रकाश आता है, जिससे कि उत्पादक अपना खाना बनता है। उत्पादक में क्या क्या आता है, तो पेड़ पौधा जितना भी है सारा उत्पादक ही है, ठीक। तो ये क्या होता है, तो ये उत्पादक आता है, अपना खाना बना लिया सूर्य के प्रकाश में, और उत्पादक को कौन खा गया, तो शाकाहारी, गाय भैंस खा लिया। अब देखिए शाकाहारी को मांसाहारी जीव कोई खा लिया, तो ये तो सही क्रम है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपको देखिए 2 बढ़ गया आगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि क्रमशः देखिए आपको 12 ओम
और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी को 6 वोल्ट की बैटरी से साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हम करते हैं। यहाँ पर किस क्रम में किया, तो श्रेणी क्रम में। आप देख लेते हैं श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करेंगे। ये पहला प्रतिरोध है, ये है आपको दूसरा प्रतिरोध, और दोनों को जो है आपको जोड़ दिया गया है कितना वोल्ट के बैटरी के साथ, तो 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एक है और एक है निगेटिव टर्मिनल, और ये 6 वोल्ट के बैटरी के साथ है। पहला प्रतिरोध क्या है, तो 12 ओम, और दूसरा प्रतिरोध है 24 ओम। तो इसका जब हम समतुल्य निकालेंगे तो यानी कि आर समतुल्य यानी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो 12 24 कितना हो जाएगा, तो 4 2 6, जो कि 36 ओम आ गया। ठीक है, 36 ओम आ गया। और यहाँ से हमको क्या पूछा है, तो 1 सेकेंड में प्रतिरोध में 6 होने वाली कुल ऊर्जा। अभी तुरंत हम पीछे किए थे एक प्रश्न, तो लगभग उसी का डिट्टो है। देखिए पीछे कौन सा प्रश्न किए थे, देखिए ये प्रश्न किए थे 17 नंबर प्रश्न, तो इसी का लगभग डिट्टो है। यहाँ से देखिए आपको कौन क्रम में था, तो यहाँ आपको समांतर क्रम में था, यहाँ आपको श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। तो श्रेणी क्रम में हम निकाल दिए, तो श्रेणी क्रम में तो और आसान हो गया, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, डायरेक्ट जोड़ दिए, तो समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिए। अब यहाँ से देखिए हमको भी पता है, तो यहाँ से देखिए अभी तुरंत हम देखे थे, क्या देखे थे, एच बराबर एक फार्मूला हम निकाले थे, V²/R इंटू टी। तो एच बराबर हम वही फार्मूला लगा देंगे, यहाँ तो मेहनत हमको कम करना पड़ रहा है। तो एच बराबर क्या हो गया आपको, V²/R इंटू टी। देखिए सब कुछ हमको मालूम ही है। हम यहाँ देखिए क्या उसमें ही पूछा है, तो उसमें देखिए V², V का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर नहीं 36 बटा आर भी हमको 36 है, तो 36 इंटू समय कितना लगाए, देखिए प्रश्न में 1 सेकेंड दिया हुआ है समय, तो 1 सेकेंड हमको समय लगाए, तो 36 से 36 कट जाएगा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, हीट बराबर 1 जूल ऊष्मा इससे निकला है। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया है, 1 जूल, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मेनलिफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उसके पूर्वत तत्वों के नाम से पहले शब्द में एका लगा क्या। देखिए मेनलिफ देखिए 3 गो तत्व था, ठीक है, देखिए एक तत्व रखा था, एक का तत्व का नाम रखा था एका बोरोन, एका बोरोन रखा था। ठीक है, एक का नाम रखा था आपको एका एल्युमिनियम, एका एल्यूमिनियम, और एक और था जिसका नाम रखा था एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। अब देखिए इसका जो है अब वर्तमान में इसका नया नाम क्या है, तो यही हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए एका बोरोन जो है आपको एका बोरोन है, इसका वर्तमान नाम है स्कैंडियम, क्या है, तो स्कैंडियम इसका भी वर्तमान नाम है। और एका एल्युमिनियम जो है इसका वर्तमान नाम है गैलियम। अब देखिए एका सिलिकेट जो है इसका वर्तमान नाम है जर्मेनियम। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि मेनलिफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसके समूह में पूर्वत तत्वों के नाम से पहले एका लगाया था। पूर्वत तत्व था, इसके नाम से पहले क्या लगाया था, एका 3 ओम लगा दिया है, तो एका लगा दिया था। तो वो कौन सा तत्व था, देखिए पहला तत्व स्कैंडियम था, गैलियम था और जर्मेनियम था। तो स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रकाश की घटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के चक्रिका को चपटी प्रतीत होने को परिभाषित करता है। ठीक, देखिए जब सूर्य जो है आपको सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो उसमें आप गौर किए होंगे कि सूर्य जो है लगता है जैसे चिपटा हुआ है, कोई उसको चिपटा दिया, ठीक ना, इनकी चिपटा हुआ प्रतीत होता है सूर्य। ठीक, तो ये प्रकाश का कौन सा घटना है, तो ये प्रकाश का वायुमंडलीय आवर्तन के कारण होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विशेष जंतु उत्तक, ये ज़्यादा बढ़ गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एन फेरों और प्रवाहित धारा आई वाले एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। क्या देखिए एन फेरा है और कितना है, तो प्रवाहित आई धारा, नहीं इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या। देखिए ये परिनालिका, इसको बना देते हैं, इसमें तार लपेट देंगे, परिनालिका ही बन गया। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो होता है किसके समानुपाती होता है, ये हमसे पूछा है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ये एक प्रकार का आपको सदिश राशि है जिसको कि बी से डिनोट किया जाता है। ये बराबर होता है आपको म्यू नोट और एन एल। यहाँ एन देखिए क्या है, तो ये आपको फेरों की संख्या है, एन देखिए यहाँ बगल में लिख देते हैं, एन बराबर ये है आपको फेरों की संख्या,
और एल क्या है, तो एल है आपको सॉरी म्यू आई हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा म्यू एन आई हो जाएगा, ठीक है ना, एन आई हो जाएगा। तो आई क्या है, यहाँ पर देखिए आई है ये, तो आई क्या है, तो प्रवाहित विद्युत धारा है, क्या है, तो ये प्रवाहित विद्युत धारा है, प्रवाहित ये विद्युत धारा है। यानी देखिए हमसे क्या पूछा है कि विद्युत क्षेत्र का परिणाम जो है किसके समानुपात है, देखिए विद्युत क्षेत्र का परिणाम जो बी है ये आपको एन आई के समानुपात होता है, यानी कि एन आई देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य का उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक, नीचे दिया गया है और कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ऊतक का पहचान कीजिए, जो कि जंतु ऊतक द्वारा कार्य करते हैं, जो विशेष कार्य है। ये पहला कि अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यानी कि कोई भी जंतु ऊतक है जो कि अंग के अंदर के अवकाश को, यानी कि जो खाली स्थान उसको भर देता है, उस किस प्रकार का ऊतक कहते हैं, उसको हम कहते हैं अवकाशी ऊतक। उसको कैसा कहते हैं, अवकाश भरा, तो उसको हम अवकाशी ऊतक कहेंगे, अवकाशी ऊतक कहेंगे। अब देखिए और सब गुण इसका मिलेगा तो तब ना अवकाशी ऊतक होगा। दोनों ने कहा कि यह है एक आंतरिक अंगों को सहारा आता है, ये भी सही है, आंतरिक अंगों का सहारा है, तथा अवकाशी ऊतक का ही गुण है। और यह ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता आता है, ये भी सही नहीं, क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये अवकाशी ऊतक का, ये तीनों गुण है आपको अवकाशी ऊतक का, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवकाशी ऊतक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक पेस्थेनिक घुटने का नाम क्या है, यानी कि भारत में जो है IIT मद्रास द्वारा, किसके द्वारा, तो IIT मद्रास द्वारा जो है आपको एक जो है आपको घुटना का विकसित किया गया है, जो घुटना जो है ये पहली बार विकसित किया गया है पॉलीसेंट्रिक घुटना, तो इसका नाम है आपको कदम, यानी कि एक पैर में लगाएगा तो ये कदम चलाएगा, तो एक ट्रिक है याद करने का, तो कदम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कदम, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में XYZ का मान लिखिए। देखिए है आपको XS8 YCZ CS2, यानी कि इसको हमको संतुलित करना है, बस संतुलित करना है, देख लेते हैं। देखिए S8 + C क्या बना है आगे, तो CS2 बना है, इसको हम संतुलित कर लेंगे तो XYZ की जगह अपने आ जाएगा। देखिए यहाँ S8 गो है, S यहाँ 8 गो, यहाँ S2 गो है, तो ये मतलब क्या हुआ, तो इसको हमको 8 पुराना है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन 4, यहाँ कार्बन 1 गो है, तो यहाँ भी आगे 4 लगा देंगे, यानी क्या हो गया, तो X के जगह आपकर आ गया, यहाँ देखिए X की जगह यहाँ पर हम 1 लिख देंगे कि 8 इधर है तो 8 इधर पुर गया, तो X की जगह 1 लिख देंगे। Y की जगह आपको 4 लिखाएगा, देखिए Y ये है, यहाँ पर Y है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर Y है, यहाँ पर आपको देख लेते हैं, यहाँ लिखिए देते हैं, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, और यहाँ पर देखिए आपको Z है। ठीक, X के Y की जगह 4 हो गया, और Z के जगह भी आपको 4 ही हो गया। देखिए 1 4 4, ये किस ऑप्शन दिया, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग इसी बात पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर लें, और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है रेलवे साइंस 2025 के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।